नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तरफ से है। रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से एक ही आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से एक ही बार में चार इनकमिंग हॉस्टाइल टारगेट को इंटरसेप्ट करके पूरे दुनिया भर में एक हिस्ट्री को कायम किया है, जिसके बाद पूरे दुनिया भर में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी तक ऑफिशियली आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भारत की तरफ से अपनी मिलिट्री में इस्तेमाल करने के साथ साथ आर्मीनिया को भी एक्सपोर्ट किया चुका है और इस डील को बहुत ही सीक्रेटली किया जा रहा था, जिसके बारे में लगभग एक साल के बाद जाके बताया गया था कि अभी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को आर्मीनिया को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अभी ठीक उसी तरीके की एक और खबर सामने आई है, जिसमें ये बात बताया जा रहा है कि अभी फिर से आकाश सैम सिस्टम को एक और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक जो कस्टमर है उसका नाम बताया नहीं जा रहा है। लेकिन कुछ स्पेकुलेशन के मुताबिक अभी भारत और ओमान के बीच भी आकाश सैम को खरीदने के लिए बातचीत चल रही है और दोनों के बीच नेगोशिएशन काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। और भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से भी बात बताया जा रहा है कि वो अगले साल तक ही आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक और एक्सपोर्ट ऑर्डर को किसी देश के साथ साइन करने वाले हैं। अब अगर 2024 में भारत आकाश सैम की एक एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल करता है तो ये आकाश सैम का दूसरा एक्सपोर्ट ऑर्डर होने वाला है। और रिसेंट टेस्टिंग के बाद अभी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की कैपेबिलिटीज को पूरी दुनिया देख चुकी है और कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेटेड मार्केट है जिसमें हम अपनी डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो सभी कंट्री की तरफ से भी इंडियन सिस्टम्स को एक्वायर करने के लिए अपना इंटरेस्ट अभी काफी हद तक दिखाना शुरू किया जा रहा है। अगला अपडेट मैरीटाइम हेलीकॉप्टर की तरफ से है। हमारी आर्मी और एयरफोर्स की तरह हमारी नेवी में भी लाइट और मीडियम वेट कैटेगरी की यूटिलिटी हेलीकॉप्टर या फिर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की काफी कमी है और ऐसे ही अभी 60 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से एक प्रपोजल को तैयार किया जा रहा है। अब इसमें कोई फॉरेन हेलीकॉप्टर को खरीदने के बदले एचएएल की तरफ से एक इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को इंडियन नेवी को ऑफर करने का प्लान किया गया था, जिसमें एचएएल की तरफ से हमारी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर का ही एक मैरीटाइम वेरिएंट को तैयार करने का फैसला किया गया। पहले भी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एचएएल की तरफ से ध्रुव हेलीकॉप्टर के एक मैरीटाइम वेरिएंट को डेवलप किया चुका है, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन इनिशियली इनकी कंट्रोल ऑर्डर्स में कुछ दिक्कत होने की वजह से बीच में इनको कुछ दिन के लिए ग्राउंडेड रखना पड़ा था। अभी एचएएल की तरफ से नए तरीके से ध्रुव हेलीकॉप्टर को बेस करके एक नई मैरीटाइम हेलीकॉप्टर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका नाम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम होने वाला है। एचएएल के मुताबिक इसको डेवलप करने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है और 2024 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को किया जाने वाला है। अब ये हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डेवलप किए गए ध्रुव हेलीकॉप्टर के मुकाबले थोड़े अलग और थोड़े बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि भले इसको ध्रुव हेलीकॉप्टर को बेस करके डेवलप किया जाएगा, लेकिन इसकी एम्प्टी वेट को भी रिड्यूस करने के साथ साथ इसकी ओवरऑल लोड कैरिंग कैपेसिटी को भी बेहतर करने की कोशिश की गई है और इस वजह से इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी अभी एग्जिस्टिंग ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले 600 kg के आसपास इंक्रीज होने वाली है। और डेक बेस्ड ऑपरेशन के लिए भी इसमें 2 सेगमेंट फोल्डेबल बेड्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिस वजह से इसको हम कम एरिया में पार्क कर सकते हैं और आराम से वॉरशिप्स में इसको डिप्लॉय किया जा सके। इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन नेवी में शामिल करने के बाद इनको मेनली कोस्टल पेट्रोल या सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, लॉजिस्टिक्स सप्लाई, एंटी पायरेसी मिशन और स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट जैसे रोल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट एसराम मिसाइल की तरफ से है। आप सबको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि एसराम एक यूरोपियन ऑरिजिन एडवांस क्लोज रेंज की मिसाइल है, जिसे विजुअल रेंज की डॉगफाइट के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और इसकी इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर की वजह से इस मिसाइल को फ्लेयर्स की मदद से धोखा दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनको इनिशियली हमारी जगुआर एयरक्राफ्ट को डरीन 3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के बाद उसमें इस्तेमाल करने के लिए खरीदा गया था, लेकिन बाद में इनको हमारी बाकी एयरक्राफ्ट में और खास करके तेजस के साथ भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था। कुछ महीने पहले भी ये बात सामने आया था कि तेजस में एसराम मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा है और R-73 और पाइथन 5 जैसे मिसाइल के बाद ये तीसरा क्लोज रेंज का मिसाइल होने वाला था, जिसको अभी तेजस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही तेजस MK-1A फ्लीट में पहले से ही वेपन पैकेज में इसको इंक्लूड करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पब्लिश किए गए ईयर एंड की रिव्यू में बात बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को अभी तेजस के अलावा सुखोई में भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है और अभी इसकी पहली टेस्ट को भी कंप्लीट किया जा चुका है। लेकिन ये स्पेशली बताया नहीं जा रहा है कि इस दौरान किस एयरक्राफ्ट से एसराम मिसाइल को फायर किया गया था। इनिशियली जब इस मिसाइल को एक्वायर किया गया था तब इसको जगुआर्स के लिए खरीदा गया था और तब इसमें
M9X, IRST और पाइथन जैसे मिसाइल भी भारत को ऑफर किए गए थे, लेकिन उसमें एसरा मिसाइल को भारत की तरफ से सेलेक्ट किया गया और अभी तो इन मिसाइल को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो उस वजह से अभी इनको हमारे किसी भी एकरा में इंटीग्रेट करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं होने वाली। और मुझे लगता है तेजस के बाद सबसे पहले इस मिसाइल को सुखोई में इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है, जिसमें ये R-73 मिसाइल को रिप्लेस कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।